कल राहुल गांधी और कांग्रेस ने मिलकर वोट चोरी की वन ऑफ द बिगेस्ट रैली करी और तुम में से 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा क्योंकि मीडिया में कोई कवरेज ही नहीं है। अगर एक बार मोदी हारा उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। एंड ये रैली एक्चुअल में इतनी बड़ी थी कि वो कांग्रेस का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। इस रैली के अंदर कांग्रेस वालों ने ना कट्टे भर के लोगों के सिग्नेचर ले रखे हैं जिन्होंने वोट चोरी के खिलाफ अपील करी और वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर्स को मेन मीडिया ने कवर ही नहीं किया। रैली के अंदर आरएसएस के खिलाफ बहुत बातें हुई, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बातें हुई और साथ में आचार संहिता के ऊपर भी बात हुई है। एंड कांग्रेस ने इसको अपना ऑफिशियली नेशनल एजेंडा बना दिया कि भैया अब हम लोग इसी के ऊपर कई सालों तक लड़ेंगे। अभी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, बुरी स्ट्रेटेजी है, ये आने वाले टाइम के अंदर हम लोग डिसाइड करेंगे। पर पहले हम लोग चलते कि भैया एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है, रैली के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो आपको रवीश कुमार जैसे चैनल बता ही देंगे। बट वोट चोरी की रैली होने के बाद बीजेपी नेता सुधांशु तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब भी दिया। और रैली के अंदर क्या हुआ उससे पहले ना तुम लोग एक बार जवाब सुन लो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मुद्दा एक्चुअल में घुमाया कहां जा रहा है। ये जो टोटल जवाब है ये है 4 मिनट 46 सेकंड का, जिसके अंदर ओपनिंग लाइन में बोला जाता है कि भैया ये जो राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार है ये राम विरोधी सरकार है। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में। फिर 33 सेकंड के पास बोला जाता है कि भैया उस पूरी रैली के अंदर 8-10 लोगों ने ना मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो वो चीज तो गलत है और कांग्रेस सरकार मुस्लिम सपोर्टिव सरकार है। अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। ये दर्शाता है अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए फिर इस चीज को 1.5 मिनट तक खींचा जाता है और उसके बाद 142 सेकंड के ऊपर ऐड किया जाता है कि भैया जो राहुल गांधी है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर है और जो मोदी जी है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसर है। राहुल गांधी जी सर्वाधिक असफल, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक सफल। फिर 1 मिनट 50 सेकंड के आसपास दोबारा आके बोला जाता है कि भैया मोदी जी के खिलाफ कैसे बोल दिया रैली के अंदर, जबकि किसी भी कांग्रेस के नेता ने नहीं बोला। इतनी सारे हजारों लोगों की भीड़ आई होती है, उसके अंदर से किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी को बस खींचा जा रहा है और उसको 1 मिनट 50 सेकंड से लेके 3 मिनट 33 सेकंड तक खींचते ही रहते हैं। फिर 3 मिनट 34 सेकंड में बोला जाता है कि भैया ये लोग चुनाव आयोग के खिलाफ है, ये तो आतंकवादी है। कांग्रेस पार्टी आतंकियों का नैतिक समर्थन करती रही है। और फिर अपने पूरे रिप्लाई को ये चीज बोलते हुए खत्म कर दिया जाता है अगले 30 सेकंड के अंदर कि भैया मोदी जी के खिलाफ कैसे बोल दिया आपने। और ये पूरा रिप्लाई था वोट चोरी के खिलाफ, जिसके अंदर वोट चोरी इस शब्द का यूज भी नहीं किया है। काउंटर करना, जवाब देना, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना वो तो बात की बात है। राम विरोधी से शुरू करके एंटी हिंदू पे लाए, फिर मुस्लिम पे ले आए, फिर आतंकवादी के ऊपर ले गए, फिर मोदी जी के ऊपर ले गए कि भैया मोदी जी के खिलाफ कैसे बोला और खत्म। और ये चीज मैं रैली के अंदर क्या हुआ ये एक्सप्लेन करने से पहले पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ये चीज समझ पाओ कि भैया जो भी रैली की जा रही है ना वो आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। पर रियलिटी अगर मैं तुम लोगों को दूं तो उस रैली के ऊपर जो टोटल वॉचिंग आ रही थी ना वो 8 से 10 हजार लोगों की आ रही थी। वो रैली जब चल रही थी ना तो वहां पे 30-40 हजार बोल रहे कि ऑफलाइन पहुंचे हुए थे। मेरे को एक्चुअल में नहीं पता क्या नंबर था, बट हाँ वीडियोस के अंदर काफी सारी पॉपुलेशन वहां पे दिख रही थी। मेरे को ऐसे देख के कैलकुलेट करना नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, बट जो ऑनलाइन वॉचिंग आ रही थी उसके ऊपर वो कांस्टेंट आ रही थी 8 से 10 हजार और वो 2 चैनल्स के ऊपर आ रही थी। और बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने उसको कवर ही नहीं किया, ना ही उन्होंने लाइव स्ट्रीम के अंदर कवर किया और ना ही उन्होंने अपने संडे शो के अंदर कवर किया। हर किसी न्यूज चैनल ने 8-8 5-5 सेकंड का कवरेज दे दिया कि भैया राहुल गांधी की रैली हुई थी और उसके बाद उस पर मिट्टी डालो और चलते हैं आगे। हिंदुत्व का नया फेज, रफ्तार तेज। बात करते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम कैसे बढ़िया कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन है, हम सब इस चीज को अग्री करते हैं। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को पसंद है नहीं पसंद है हटाओ उसको, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन है, हम सारे इस चीज के ऊपर अग्री करते हैं। अगर इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन 5 करोड़ लोगों के साइन लेके पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक रामलीला मैदान के अंदर एक रैली कर रही होती है तो उसको कवरेज कितनी मिलेगी। आज तक ने जो अपने संडे शो और प्राइम टाइम के ऊपर कल की डेट में बहस करी है वो करी है बीजेपी के नए कार्यकर्ता के ऊपर। एबीपी न्यूज ने भी सेम चीज करी है, उसने की है नेशनल वर्कर के ऊपर कि भैया बीजेपी एक नया कार्यकर्ता चूज कर लिया गया और उसके ऊपर पूरा का पूरा एपिसोड निकाल दिया कि भैया वो कार्यकर्ता कौन है, पहले कहां काम करते थे, कैसे बिहार से एकदम नेशनल पार्टी के अंदर आ गए, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। एक आदमी की पर्सनल लाइफ को डॉक्यूमेंट कर दिया गया इन्होंने प्राइम टाइम के अंदर। और एक पूरी ऑपोजिशन पार्टी 50,000 लोगों के साथ 5 करोड़ साइन के साथ स्टेज के ऊपर खड़ी और उसको इग्नोर कर दिया। न्यूज 18 इंडिया ने कल की डेट में अपनी पूरी की पूरी डिबेट करी है SIR के ऊपर और बीजेपी के न्यू वर्कर के ऊपर। जी न्यूज ने अपनी मेन डिबेट करी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अटैक हुआ टेरर अटैक उसके ऊपर कि भैया कैसे उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व था, कैसे पाकिस्तानी लोग बुरे और कैसे मुस्लिम लोग बुरे। और यही सेम चीज इंडिया टुडे ने भी करी है। बट ऐसा उस रैली के अंदर था क्या कि भैया सारे के सारे उसको इस लेवल पे इग्नोर कर रहे हैं कि कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। रियलिटी बताऊं रैली के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं था। ये रैली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए की गई थी और अपनी मसल पावर दिखाने के लिए की गई थी। कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ग्राउंड पे जीतती है ना उससे पहले उसको आइडियोलॉजिकली जीतना होता है। मान के चलो तुम्हारे पास आज की डेट में वोट डालने की पावर है, तुम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या तुम लोग किसी तीसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो।
हो, पर तुम लोग मार्केट के अंदर देख रहे हो कि यार बाकी तो कोई उसको सपोर्ट कर ही नहीं रहा, सिर्फ मैं अकेला आदमी हूँ जिसको ये तीसरी पार्टी पसंद है, बाकी सबको तो भैया बीजेपी पसंद है। तो आप में से भी कई लोग होंगे जो बीजेपी को वोट डालेंगे कि भैया दूसरे बंदे को वोट देके वेस्ट क्यों करना है, जीतने तो वो बंदा वैसे भी नहीं वाला। ऐसी जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं ना, उनके बीच में भी एक मनोबल बढ़ा के रखना होता है कि भैया हमारी पार्टी कोई खत्म नहीं हो रही है। कल को तुम लोग सोचो कि भैया हम लोग घूम के बीजेपी के अंदर चले जाते हैं क्योंकि भैया हर कोई अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, कुछ ना कुछ फेवर तो एक्सपेक्ट करता ही है। अभी जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो फेवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया कल को हमारी जॉब लगवा देंगे, कल को किसी चीज में सपोर्ट कर देंगे या फिर हमारी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर देंगे, कल को हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, नेताजी को बोल के थोड़ा छूट जाएंगे। हर कोई इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जाता है ना कि भैया कल को अनफेयर एडवांटेज मिल पाए। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों ही जुड़ना चाहेगा जो पावर में ही नहीं आ रही और ना ही अनफेयर एडवांटेज दे पाएगी। और बिहार इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने एक चीज बहुत क्लियर दिख रही थी कि भैया बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव हो रही है, बट इन सबके बीच में एक चीज अच्छी भी है कि राहुल की इमेज काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रही है। जहां पे आज से 5-6 साल पहले एकदम पप्पू की इमेज बना दी थी इंडियन मीडिया ने, उसको काफी हद तक चेंज कर दिया गया, क्योंकि मीडिया तो आज भी राहुल गांधी को ऐसा पप्पू ही देखती है, पर लोगों ने मीडिया को देखना छोड़ दिया। हमारी जनरेशन आज की डेट में मीडिया कंज्यूम नहीं करती है। तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज के नाम पे ना सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रहे हो या फिर एक आधा दूसरा चैनल देख रहे होगे। हमारी जनरेशन न्यूज चैनल नहीं यूज करती है, बट स्टिल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ इंडिया न्यूज चैनल देखता है। टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, इसके अंदर आज की डेट में भी न्यूज चैनल काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो डिजिटल मीडिया, जिसको एक न्यू मीडिया बोला जाता है, उसके अंदर राहुल गांधी की इमेज काफी ज्यादा सुधरी है, उसको काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाया गया। अभी एक मैसी आया था ग्राउंड के अंदर और सिर्फ राहुल गांधी उससे कम्युनिकेट कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैसी को इंग्लिश ही नहीं आती। और बाद में लोगों के बीच में बातें फैली कि भैया राहुल गांधी को काफी सारी भाषाएं आती है, तो राहुल गांधी उससे कम्युनिकेट कर पा रहे थे और कोई बेचारा कर ही नहीं पा रहा था। और अगर मोदी जी जैसा कोई नेता मिलता तो सिर्फ और सिर्फ हाथ मिला के आ जाते या फिर कोई ना कोई ट्रांसलेटर लेके घूम रहे होते, विच इज फेयर। मोदी जी को आज के डेट में इंग्लिश भी सही से नहीं आती, वी नो दैट, और इसमें कोई शेम नहीं है। पर अगर आपको ज्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है तो ये आपकी स्किल्स शो करती है कि ठीक है आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रखी। अभी रैली के ऊपर अगर वापस चले तो खड़गे जी सबसे एंड के अंदर भाषण देने आए और मैं सबसे पहले उन्हीं के भाषण को कोट करना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ मोरल बूस्ट के लिए किया गया था और कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए डेफिनेटली किया गया था, पर जो मेन एजेंडा मुझे दिख रहा है दैट इज मोरल बूस्ट। खड़गे जी ने अपने भाषण के अंदर बोला कि भैया हम लोग बहुत सारे इलेक्शन हारे, पर आज तक भी हमारे इतने सारे इलेक्शन हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी मरी नहीं है, हमारी आइडियोलॉजीज मरी नहीं है, हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अगर मोदी एक इलेक्शन हार जाए ना, मोदी खत्म हो जाए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है, बस कोट कर रहा हूँ। लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो हमारी आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, हमारे कांग्रेस की जो वर्कर है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। इस चीज को कोट करते हुए उन्होंने एक और चीज बोली कि भैया जो कांग्रेस के बाकी नेता है ना, वो ईडी और सीबीआई से डरना बंद कर दे। हमने अपनी लाइफ के अंदर इस पार्टी के लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस की है, और अगर आप लोग ईडी और सीबीआई से डर के बैठ जाओगे तो भैया आप लोग कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं लेके जा पाओगे। और जिन लोगों को ईडी और सीबीआई का मैटर नहीं पता, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं ना, उनको बीजेपी के अंदर खींच लिया जाता है, और बड़े बड़े नेता से भी ज्यादा उन लोगों को खींचा जाता है जिनके पास एक्चुअल में पावर होती है, जो चुन के आए होते हैं। और उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि भैया उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। एक बेसिक सा रियलिटी चेक लेते हैं, मोस्टली नेताओं ने अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे करप्शन किया हुआ, क्योंकि जब भी आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं तो भैया बहुत पैसा लगा। अभी वो पैसा व्हाइट तो 99% लोगों के पास नहीं है, राइट। बट जो भी पार्टी पावर के अंदर है वो ये आके बोले कि भैया हमारे नेताओं ने भी करप्शन किया, आपके नेताओं ने भी करप्शन किया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बैलेंस चलने देंगे। हम लोग एक काम करेंगे कि भैया जो भी सामने वाली पार्टी के नेता ने करप्शन किया ना, उस सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे और आपके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ देंगे। बट अगर आप लोग अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी के अंदर आ जाओगे तो भैया आपके ऊपर से केस हट जाएगा। और ये चीज पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा हुई है, और इसको बोला जाता था कि भैया बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, कि भैया जो भी बंदा बीजेपी पार्टी के अंदर जाता है वॉशिंग मशीन में धुलता है और एकदम स्वच्छ होकर निकलता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खड़गे साहब यही बोल रहे थे कि भैया अपनी पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रहो, ईडी और सीबीआई से डरना बंद कर दो। और कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और अगली बार हम लोग ही आएंगे, जो कि हर कोई बोलता है, पता नहीं कितना आएंगे। चल अभी अगर रैली के ऊपर चले तो भैया काफी सारे बड़े बड़े नेता आए हुए थे, प्रियंका गांधी आई हुई थी, राहुल गांधी ऑब्वियसली आए हुए थे, और राहुल गांधी को सॉफ्ट लॉन्च भी कर दिया गया है पीएम स्टेज के लिए। कैसे किया, क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग एंड के अंदर बात करेंगे। हम इससे पहले वीडियो को आगे लेके जाए ना, तुम लोग को एक बार सब्सक्राइब कर दो। हमारा चैनल एक्चुअल में अभी छोटा बहुत, और मैं चाहता हूँ जो न्यूट्रल कंटेंट है ना, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने वाला ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड उसके लिए तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे एल्गोरिथम को लगे कि अच्छा ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है, इसको ज्यादा पुश किया जा सकता है। नहीं तो वही 2-3 लाख के अंदर हम लोग फंस के रह जाएंगे, कोई सेंस बना नहीं पाएंगे, और सब्सक्राइबर हमारे हर वीडियो से 2-3 हजार बढ़ते हैं, और जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उसमें 70 से 80% लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। तो सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी ये वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, क्योंकि पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर चिल्लर मिलते हैं एडसेंस से। पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं 5 करोड़ सिग्नेचर्स के ऊपर। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन लोगों ने 5 करोड़ लोगों
से रिटर्न सिग्नेचर्स लिए कि भैया वोट चोरी धांधली चल रही है। कितना सच है कितना नहीं है कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। उन्होंने बोला कि ये सारे के सारे सिग्नेचर ये लोग ले जाके सबमिट करवाएंगे प्रेसिडेंट के लिए। इन्होंने पूरे सिग्नेचर्स कलेक्ट करे और उनको बोला जाएगा कि भैया आप लोग इंटरफेयर करो, क्योंकि 5 करोड़ लोगों ने हमको सपोर्ट किए। एंड आई एम नॉट किडिंग, 5 करोड़ इज सच अ बिग नंबर। अगर उनके पास एक्चुअल में पता नहीं कब करवा लिए 5 करोड़ सिग्नेचर, अगर एक्चुअल में 5 करोड़ सिग्नेचर हैं तो दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। आई गेस इंडिया की हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 करोड़ लोगों से ऑफिशियली जाके ऑफलाइन सिग्नेचर करवाना इज सच अ बिग नंबर। जब एग्जिट पोल्स भी होते हैं ना पूरे इंडिया के इलेक्शन के लिए, तब भी कोई 20-30 का टिकट साइज लिया जाता है। 20-30 लाख की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। 20-30 लाख लोगों का टिकट साइज लिया जाता है एट मैक्स। यहाँ पे 5 से 5.5 करोड़ लोगों को नंबर कोट किया जा रहा है, जो कितना सच है कितना नहीं है आई एम नॉट रियली श्योर। पर जो भी कांग्रेस की स्टेज सजी हुई थी उसके आगे इन्होंने गट्टे बोरिया भर के पेपर रखे हुए थे और वो बोल रहे थे कि भैया इस सब के अंदर सिग्नेचर है। एंड इन्होंने रैली के अंदर मोदी के खिलाफ तो डेफिनेटली बोला ही है, उनको सत्ता का भूखा बोला है या फिर बाकी सारी चीजें जो भी कांग्रेस टारगेट करती है। बट इस बार ना इन्होंने ओपनली आके तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ एकदम एक जंग छेड़ दी। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की। कि भैया ये तीनों नाम याद कर लो, ये आपके वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हुआ क्या कि बीजेपी ने ना एक नया रूल बनाया कि भैया आप लोग जो इलेक्शन कमिश्नर है ना उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते। बट अगर आप लोगों ने केस कर भी दिया ना फिर भी उनके खिलाफ कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि वो जो पोजीशन है ना वो प्रोटेक्टेड। जो भी बंदा उस पोजीशन के ऊपर बैठ के जो भी काम किया ना आप लोग उसके खिलाफ कोई भी जजमेंट पास कर नहीं सकते हो। बट कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया कि भैया हम लोग जैसे ही पावर के अंदर आएंगे इस पूरे के पूरे लॉ को चेंज करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स को जो भी सजा बनती है वो देंगे। फिर राहुल गांधी जब स्पीच देने आए थे तो वो आरएसएस के खिलाफ बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। एंड ओवरऑल रैली के अंदर भी आरएसएस की सोच या फिर उनके खिलाफ बातें की जा रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस चीज को कवर नहीं करना चाहूंगा, मैं बस बता रहा हूँ कि भैया ये मुद्दा हुआ था, तुम लोग जाके देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं कवर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आरएसएस को सपोर्ट करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आरएसएस के बारे में नहीं पता, मैं अभी उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। आरएसएस का चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ ना मैं उससे पहले पढ़ता हूँ कि भैया उनकी हिस्ट्री क्या रही है, वो अभी क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया था। और आरएसएस ना बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन के अंदर पड़ी है। राहुल गांधी जैसी जो कांग्रेस पार्टी है ना वो बहुत ही खिलाफ बयान देते हैं उनके। जो बीजेपी पार्टी है ना बहुत ही सपोर्ट में बयान देते हैं। अभी आरएसएस कुछ और कर रही है, पहले कुछ और करती थी, उनकी जो फाउंडेशन है वो कुछ और थी। कुछ लोग गोडसे से आगे जोड़ देते हैं, कुछ लोग कुछ और कर देते हैं। तो भैया बहुत ट्रिकी है इंटरनेट के ऊपर वो चीजें ढूंढना जो एक्चुअल में सच है। तो मेरा ओपिनियन आज की डेट में आरएसएस के ऊपर सिर्फ वही है कि हाँ भैया एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं पता, थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से पढ़ने में। एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बैठ के अच्छे से बात करेंगे किस दिन। और जाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट की गई वोट चोरी के ऊपर, जो पहले के कुछ इंटरव्यूज के अंदर राहुल गांधी ने नहीं करी थी, और वो है आचार संहिता। याद है बिहार इलेक्शन के अंदर 10-10 हजार रुपए दे दिए गए थे महिलाओं को, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि भैया पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो घूम गया। अभी 10-10 हजार रुपए देने टेक्निकली लीगली गलत नहीं है। हाँ आपको फ्रीबीज नहीं बांटनी चाहिए, आपको पैसे नहीं देने चाहिए, उसके सपोर्ट में मैं भी हूं। पर कानूनन रूप से क्या आप लोग 10-10 हजार रुपए नहीं बांट सकते? ये गलत नहीं है। आप लोग बांट सकते हो अगर आप लोग वहां पे सरकार चला रहे हो। बट फिर एक और चीज निकल के आई कि भैया ये जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए थे ना ये आचार संहिता लगने के बाद बांटे गए थे, एंड ये चीज इलीगल है। अभी तो में से काफी लोगों को आचार संहिता नहीं पता होगा, थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन उसका दे देता हूं। जब भी वोटिंग होने वाली होती है ना किसी भी जगह के ऊपर, तो उससे पहले ना इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लगा देती है, जिससे एक्चुअल में होता क्या कि सारे के सारे सरकारी काम ना वहीं के वहीं रोक दिए जाते हैं। आप लोग कोई भी नई जजमेंट नहीं दे सकते, कोई भी नया टेंडर पास नहीं कर सकते, कोई भी नए लॉ नहीं ला सकते। किसी भी गरीबों के लिए होता ना कि भैया हम आपके लिए झुग्गियां बना देंगे, हमने कैमरा से लगवा दी, हम लोग कोई नई स्कीम लाना चाहते हैं ऐसा गवर्नमेंट, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज मानी जाती है कि भैया इलेक्शन आने के पास अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना तो आप लोगों को भटका रहे हो। आपने पहले 5 साल तो घंटा कुछ किया नहीं है, अभी जैसे इलेक्शन अनाउंस हुआ आप ये सारी चीजें करना शुरू कर रहे हो। और अगर करना शुरू कर ही रहे हो तो फिर इलेक्शन आने के सामने क्यों कर रहे हो? तो जो पार्टी पावर के अंदर है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए आचार संहिता लाई गई थी। बट यहाँ पे बिहार इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, 10-10 हजार रुपए शायद अनाउंस पहले ही कर दिए थे आचार संहिता लगने से, बट जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं वो आचार संहिता लगने के बाद बांटे गए हैं, जिससे कांग्रेस वालों को बोलना है कि भैया पूरा का पूरा इलेक्शन है वो फ्लिप हो गया। एंड टेक्निकली इससे फ्लिप हुआ नहीं हुआ वी डोंट नो, बट ये 10,000 रुपए आचार संहिता के बाद बांटना इलीगल। और इस
जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था, सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए था ये सारी चीजें। और अगर हो भी रही थी तो वो 10-10 हजार पे रिवर्स होने चाहिए थे, 10-10 हजार भेजने अलाउड ही नहीं थे, पार्टी को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, काफी चीजें होनी चाहिए थी, बट एंड में कुछ भी नहीं किया गया। और इससे बहुत क्लियर एक चीज दिखती है कि भैया हाँ, इलेक्शन कमीशन बायस तो है। हमने पुरानी भी मीडिया की जो भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन दोनों को कवर किया, जिसके अंदर हमारा एजेंडा प्रो कांग्रेस या प्रो बीजेपी नहीं होता, लॉजिक्स के ऊपर होता है। जितने भी कांग्रेस क्लेम करती है वोट चोरी के खिलाफ, मैं सबसे अग्री बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मुझे लगता है उनमें से काफी चीजें पॉलिटिक्स के लिए की जा रही है, काफी चीजें जुमला है, बट काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। और जितना चुप इलेक्शन कमीशन है, इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, इतना ज्यादा चुप एक वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी का इलेक्शन कमीशन होना सही बात तो नहीं है। मैं कह रहा हूं, तुम्हें लगता है कि राहुल गांधी पागल बना रहा है लोगों को? एक बार आओ, सारे प्रूफ लेके इंक्वायरी बिठा के आओ एक बारी, और सारा का सारा धो दो ना उस आदमी। चुपचाप गुमनामी के अंदर छुप के बैठना इज नॉट रियली समथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर इलेक्शन कमीशन। एंड जैसे मैंने बोला कि ये पूरी रैली का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी था कि भैया कांग्रेस को रिवाइव किया जाए। अभी कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट था कि जब भी उनसे पूछो ना कि भैया तुम्हारा नेता कौन है, वो कहते थे कांग्रेस का। कहते थे अरे कांग्रेस का क्या, राहुल गांधी पीएम बनेगा क्या? कहते नहीं, राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा, कांग्रेस का बंदा पीएम बनेगा, आप कांग्रेस जिताओ। बीजेपी के पास मोदी था, कांग्रेस के पास ना कुछ था नहीं, और वो ओपनली ये चीज आके एडमिट भी नहीं करते थे कि भैया राहुल गांधी पीएम बनेगा। बट अभी उन्होंने क्या किया, सॉफ्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया कि भैया राहुल गांधी ही पीएम बनेगा। एंड माइंड इट, ये चीज ना ही 2014 में की गई थी, ना ही 2019 में की गई थी, और ना ही 2024 के अंदर की गई थी। एंड बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि 2029 का जो भी इलेक्शन होगा उसका फेस राहुल गांधी हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई। एंड होना भी चाहिए शायद, क्योंकि 11 साल से राहुल गांधी की इमेज को पॉलिश किया जा रहा है। 11 साल हो चुके हैं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए और पॉलिश करते हुए। एंड वही इमेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो इंडियन मीडिया ने धज्जियों में उड़ा दी थी 1-1.5 साल के अंदर, उसको पप्पू बना के ऐसी क्लिप्स को सर्कुलेट करके जो एक्चुअल में उसने बोली तक नहीं थी कि भैया इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो पूरी क्लिप नहीं थी, उसको काट के मिसयूज किया गया। अभी कांग्रेस इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रही कि भैया अगला जो भी इलेक्शन होगा हमको जीतना है। कांग्रेस इसके ऊपर फोकस कर रही है कि भैया हमको जो भी अपनी पार्टी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, राहुल गांधी के फेस को और ज्यादा पॉपुलर करना है, जिससे हम लोग कल को फेस वर्शिप के ऊपर इलेक्शन जीत सके, जिससे कल को राहुल गांधी पीएम बनने वाला इस चीज के ऊपर कोई भी आदमी आके क्वेश्चन ना करे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। बाकी हमको टाइम बताएगा कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है। बाकी तुम्हें वोट चोरी की अगर पुरानी वीडियो देखनी है तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी।